नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम गृह विज्ञान फैट या वसा के क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रह चुके हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि जो काफ़ी एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे गए हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आहार में संक्षिप्त वसा उच्चता निम्नलिखित विकारों में से किससे संबंधित है। यानी कि आहार में अगर संक्षिप्त वसा की अधिकता हो जाती है तो उनसे हमें कौन सी बीमारी होती है। ए ऑप्शन है गुदा खराब होना, बी ऑप्शन है पीलिया, सी ऑप्शन है मधुमेह और डी ऑप्शन है हृदय रोग। तो जब हमारे आहार में संक्षिप्त वसा की अधिकता हो जाती है तो उससे हमें जो रोग देखने को मिलते हैं वो है डी ऑप्शन मधुमेह। क्वेश्चन नंबर 1 का डी राइट आंसर है। यूजीसी नेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न वसा में कौन सा स्वस्थ वसा माना जाता है। ए ऑप्शन है पशु वसा, बी ऑप्शन है ट्रांस वसा, सी ऑप्शन है संक्षिप्त वसा और डी ऑप्शन है असंक्षिप्त वसा। टीजीटी झारखंड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी राइट आंसर है, डी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा स्वस्थ वसा जो माना जाता है वो ऑप्शन नंबर डी असंक्षिप्त वसा को स्वस्थ वसा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी होती है। ए ऑप्शन है संक्षिप्त वसीय अम्ल की, बी ऑप्शन है रेशू की, सी ऑप्शन है संक्षिप्त वसीय अम्ल की और डी ऑप्शन है विटामिन सी की। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 का संक्षिप्त वसीय अम्ल शाकाहारी आहार में सामान्य कमी होती है। जो शाकाहारी आहार होता है उसमें संक्षिप्त वसीय अम्ल की कमी देखने को मिलती है। यूपीएससी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल है। ए ऑप्शन है लिनोलेनिक अम्ल, बी ऑप्शन है लिनोलेइक अम्ल और सी ऑप्शन है आर्किडोनिक अम्ल, डी ऑप्शन है कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन सही है। आर्किडोनिक अम्ल शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, वसा में घुलनशील विटामिन है। ए ऑप्शन है बी कॉम्प्लेक्स, बी ऑप्शन है सी और सी ऑप्शन है बी और सी, डी ऑप्शन है ए डी ई के। जीआईसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है डी ऑप्शन सही है, ए डी ई के। क्वेश्चन नंबर जो वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं मनुष्य के आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा खनिज लवण के अतिरिक्त विटामिन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। आहार के अन्य अनिवार्य तत्वों के समान विटामिन शरीर के सुचारू रूप से चलने तथा स्वस्थ रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है। ए है रेनिन, बी ऑप्शन है लाइपेज, सी ऑप्शन है एमाइलेज और डी ऑप्शन है पेप्सिन। तो वसा के पाचन के लिए जो आवश्यक एंजाइम्स होता है वो क्वेश्चन नंबर 6 का बी आंसर सही है। लाइपेज आवश्यक एंजाइम्स होता है वसा के पाचन के लिए। जो एंजाइम्स की हमको आवश्यकता पड़ती है वो है लाइपेज। टीजीटी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो लाइपेज एंजाइम होता है वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम आवश्यक होता है। वसा या लिपिड, वसा को हम लिपिड भी बोलते हैं, शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान है। प्राणियों में एडिपोस ऊतकों में व वनस्पतियों में अनाज व तिलहनों की संरचना का एक आवश्यक भाग है। स्वस्थ पुरुष में शारीरिक भार का 15 से 20% तथा स्वस्थ महिला में शरीर भार का 18 से 25% वसा होता है। जो हमारी बॉडी का पूरा भार है, महिलाओं का 18 से 25% भार जो होता है महिलाओं के शरीर का वो वसा होता है और पुरुषों का 15 से 20% भाग जो होता है वो वसा होता है उनके पूरे शरीर का। महिलाओं का यहाँ पे जो भार है वो अधिक है क्योंकि जो महिलाओं में फैटी टिश्यूज होते हैं वो पुरुषों के मुकाबले अधिक होते हैं। तो इसलिए जो महिलाओं के शरीर के पूरे शरीर का भार 18 से 25% जो होता है वो वसा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न वसा मूफा का सर्वोत्तम साधन है। मूफा मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ए ऑप्शन है सूर्यमुखी का तेल, बी ऑप्शन है सोयाबीन का तेल और सी ऑप्शन है नारियल का तेल, डी ऑप्शन है जैतून का तेल।
तो जो निम्न मोफा का सर्वोत्तम मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का जो सर्वोत्तम साधन होता है वो ऑप्शन नंबर डी है। जैतून के तेल में हमें सबसे अधिक मोफा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ताप से डैश पदार्थ कोगुलेट हो जाता है। ए ऑप्शन है कार्बोस कोगुलेट हो जाता है, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है विटामिन और डी ऑप्शन है वसा। तो ताप से जो पदार्थ कोगुलेट हो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी वसा है। वसा हमारा ताप के माध्यम से कोगुलेट हो जाता है, यानी कि वसा जम जाता है जब हमारा फैट हीट के संपर्क में आता है तो वो कोगुलेट हो जाता है। MPPSD 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोफा का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। ए ऑप्शन है सोयाबीन का तेल है, बी ऑप्शन है मूंगफली का तेल है, सी ऑप्शन है नारियल का तेल है और डी ऑप्शन है मकई का तेल है। TGT राजस्थान में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमने देखा था कि मोफा का जो मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का अच्छा स्रोत है जैतून का तेल होता है, और उसके अतिरिक्त हमें कहाँ से मोफा मिलता है। ए है सोयाबीन के तेल से हमको मोफा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए राइट आंसर है। जो मोफा का सबसे अच्छा स्रोत है वो सोयाबीन का तेल और जैतून का तेल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अभिकथन है बेकरी, ये बेकरी है, ठीक है। बेकरी उत्पादों में ट्रांस फैट वाली हाइड्रोजनेटेड वसा प्रचुर मात्रा में होती है। कारण इसका है, जिन खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है उनके अधिक उपयोग से असंक्रामक रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। तो जो बेकरी उत्पाद होते हैं, हमारे जो भी बेकरी उत्पाद होते हैं उनमें हाइड्रोजनेटेड जो वसा होती है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हाँ, अभिकथन सही है। कारण भी सही है कि जिन खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है उनमें अधिक असंक्रामक बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। असंक्रामक बीमारी कौन सी होती है, जो संक्रमित बीमारी नहीं होती है, जो व्यक्ति में बॉडी में होती है, जैसे कि हृदय रोग हो रहा है, पीलिया हो रहा है, ये ऐसी बीमारियां हैं जो संक्रमित बीमारी नहीं है, एक दूसरे से दूसरे में नहीं फैलती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 10 का ए राइट आंसर है कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। नेट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अभिकथन है वसा ऊर्जा को कम करने के लिए मांस हैबस बर्गर में वसा की थोड़ी मात्रा के बदले गोंद का प्रयोग किया जाता है। हाँ, ये सही है। और कारण देखेंगे, गोंद वसा का विकल्प नहीं है, गोंद से हमको वसा नहीं मिलती है, परंतु इसको हाइड्रोफिलिक गुणवत्ता के कारण वह पानी पदार्थों को रखकर सोख सकती है और खाद्य पदार्थों को नम और नरम बनाती है। इसका जो कारण है वो भी सही है कि जो वसा ऊर्जा को कम करने के लिए मांस हैबस गर्भ में वसा की थोड़ी मात्रा के बदले गोंद का प्रयोग किया जाता है, सही है। गोंद वसा का विकल्प नहीं है, गोंद से हमें कोई वसा नहीं मिलता है, परंतु इसके हाइड्रोफिलिक मतलब होता है कि पानी की सोखने की क्षमता जो गोंद में होती है वो अधिक होती है। इसी क्षमता के कारण हम इसको क्या करते हैं, ये जो खाद्य पदार्थ होता है ये खाद्य पदार्थों को नम और नरम रखता है पानी सोखने के कारण ही। ये दोनों ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 11 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित तेल एकल असंक्षिप्त वसा अम्ल मोफा के अच्छे साधन हैं। मोफा जैसे कि हमको पता है मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, तो जो मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के अच्छे साधन कौन से हैं। ए है नारियल का तेल, बी है सरसों का तेल, सी है जैतून का तेल और डी है सनफ्लावर का तेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी और सी है। क्वेश्चन नंबर 12 का सी सही है। जो मोफा के अच्छे साधन हैं वो सरसों का तेल, जैतून का तेल और सोयाबीन का तेल मोफा के अच्छे साधन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 12 का सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, भोजन जिसमें संक्षिप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है वह रक्त डैश को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। ए ऑप्शन है शर्करा स्तर को, बी ऑप्शन है लिपिड स्तर को, सी ऑप्शन है सोडियम स्तर को और डी ऑप्शन है प्रोटीन स्तर को। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है बी लिपिड स्तर को। बी लिपिड स्तर को भोजन जिसमें संक्षिप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है वह रक्त लिपिड स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर 13 का बी राइट आंसर है। PGT 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है,
डैश के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर तक टिकता है। ए ऑप्शन है वसा, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है जल और डी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। तो जो भोजन हम लेते हैं, ऐसा कोई भोजन जिसे हम लेते हैं तो वो ज़्यादा देर तक हमको ऊर्जा देने का काम करता है। टीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ए है कि जब हम वसा को लेते हैं तो वसा से हमको देर तक ऊर्जा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 14 का ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, वसा के असंक्षिप्त होने के स्तर का अनुमान किस तरीके से लगाया जाता है। हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि जो वसा है, मूफा है, जैसे कि जैतून का तेल ना और सरसों का तेल और सोयाबीन का तेल है, हम इसको पता कैसे लगाएंगे। नेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका पता ए ऑप्शन एसिड वैल्यू से लगा सकते हैं, बी ऑप्शन है सपोनिफिकेशन से, डी ऑप्शन है वेनेडिक्स और सी ऑप्शन है वेनेडिक्स और डी ऑप्शन है आयोडीन वैल्यू से। जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका राइट आंसर डी है कि वसा असंक्षिप्त वसा है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसका पता हम आयोडीन वैल्यू से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा ओमेगा 3 वसा अम्ल है। ओमेगा 3 किस में पाया जाता है। ओमेगा 3 मछली के तेल में पाया जाता है। ठीक है, मछली के तेल में पाया जाता है ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 का कौन सा ओमेगा 3 वसा अम्ल है। ए है लिनोलेनिक अम्ल है, बी है निनोनिक अम्ल है, सी है आर्किडोनिक अम्ल है और डी है ओलिक अम्ल है। तो जो ओमेगा 3 वसा अम्ल होते हैं वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 16 का ए राइट आंसर है। लिनोलेनिक अम्ल जो होता है वो ओमेगा 3 वसा अम्ल होता है। वो नेट 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो लिनोनिक अम्ल होते हैं, ओमेगा 3 वसा अम्ल है, ये बचपन में सामान्य वृद्धि तथा त्वचा के स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। जो ओमेगा 3 होता है ये हमारी त्वचा के लिए भी अच्छा होता है और बच्चों के लिए भी अच्छा होता है, इसीलिए बच्चों को बचपन में फिश ऑयल देने की दिया जाता है। यह कई ऐसे सक्रिय यौगिकों का पूर्ववर्ती है जो शरीर में हो रही विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। लिनोलेनिक अम्ल से निकलने वाले पदार्थ हृदय रोग से बचाते हैं। जो लिनोलेनिक अम्ल होते हैं इससे जो पदार्थ निकलते हैं वो हृदय रोग से बचाते हैं और ये कई शरीर में हो रही विभिन्न क्रियाएं को नियंत्रित करते हैं। जो हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाएं हो रही हैं उनको भी नियंत्रित करने का कार्य करता है लिनोलेनिक अम्ल, यानी कि जो ओमेगा 3 है। और ये त्वचा के लिए अच्छा होता है और बच्चों के सामान्य वृद्धि एवं विकास के लिए भी अच्छा होता है। स्वास्थ्य के लिए लिनोलेनिक अम्ल अच्छा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, ग्लूटीन मुक्त आहार किस बीमारी के रोगियों को दिया जाता है। यानी कि जिस आहार में ग्लूटीन की अधिकता पाई जाएगी वो नहीं दिया, जैसे गेहूँ, दलिया, ये वाले आहार बैन किया जाता है, नहीं दिया जाता है। किन रोगियों को नहीं दिया जाता है। ए ऑप्शन है क्रॉन्स बीमारी में, बी ऑप्शन है सीलिएक बीमारी में और सी ऑप्शन है इरिटेबल्स बीमारी में, डी ऑप्शन है लीवर बीमारी में। क्वेश्चन नंबर 17 का बी राइट आंसर है। सीलिएक बीमारी में हम ग्लूटेन फ्री फूड देते हैं, नेट पर पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न वसा मुफा का सर्वोत्तम साधन है। जो ये क्वेश्चन है ये अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया है कि मुफा का सर्वोत्तम साधन कौन सा है। ये काफ़ी टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी एग्जाम्स में। तो ए ऑप्शन है सूर्यमुखी के तेल में, बी ऑप्शन है सोयाबीन के तेल में, सी ऑप्शन है नारियल के तेल में, डी ऑप्शन है जैतून के तेल में। मुफा क्या है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये हमको पता है और डी ये जैतून के तेल में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का डी राइट आंसर है। नेट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो मुफा होते हैं ये क्या होते हैं, मुफा ऐसे वसीय अम्लों में जो मुफा होता है इसमें कार्बन की तुलना में 2 हाइड्रोजन अणु कम पाए जाते हैं। कार्बन में जो है हाइड्रोजन के अणु अधिक पाए जाते हैं, लेकिन मुफा में ऐसा होता है कि इसमें 2 हाइड्रोजन के अणु कम पाए जाते हैं, इसलिए हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु से डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ठीक है, जो हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं वो कार्बन परमाणु से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, जैसे ऑलिक अम्ल, पाल्मिटोलिक अम्ल इसके अंतर्गत आते हैं। और ये हाइड्रोजन के परमाणु से कार्बन के परमाणु डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 19 है, कैरोटीन क्वेश्चन नंबर 19 है, कैरोटीन का शोषण करने के लिए
भोजन में निम्न तत्वों की ज़रूरत है। ए ऑप्शन है वसा की ज़रूरत होती है, बी ऑप्शन है प्रोटीन की ज़रूरत होती है, सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है और डी ऑप्शन है विटामिन। कैरोटीन क्या होता है? कैरोटीन हमको प्रकृति में मिलता है और इसका जब हम इसको लेते हैं, जब हम कैरोटीन खाते हैं तो हमारे यकृत में जाने के बाद ये विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। विटामिन ए का जो पूर्वगामी रूप होता है, विटामिन ए बनने से पहले जो विटामिन होता है वो कैरोटीन्स के रूप में रहता है। हम कैरोटीन लेते हैं, उसके बाद ही हमको विटामिन ए की प्राप्ति होती है। तो जो कैरोटीन के अवशोषण के लिए भोजन में किस तत्व की हमें आवश्यकता होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ए है, वसा की हमको आवश्यकता होती है। अगर हमारे आहार में वसा की कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में विटामिन ए की भी कमी हो जाएगी और विटामिन ए की कमी होगी तो हमको आँखों से संबंधित रोग देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए राइट आंसर है। कैरोटीन क्या होता है? कैरोटीन का अवशोषण करने के लिए वसा की आवश्यकता होती है। वसा होगा तभी हम कैरोटीन का अवशोषण कर पाएंगे और कैरोटीन का जब हम लेते हैं उसके बाद वो विटामिन ए में परिवर्तित होगा। तो जो अगर हमारी बॉडी में वसा की कमी होगी तो विटामिन ए की भी कमी हो जाएगी। जब भोजन द्वारा विटामिन ए कैरोटीन या विटामिन ए एस्टर के रूप में ग्रहण किया जाता है तब इसका पाचन एवं अवशोषण पित्त रस एवं वसा की उपस्थिति में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन अनिवार्य वसायुक्त एसिड है? ए है पॉमेटिक एसिड है, बी है स्टेरिक एसिड है, सी है लिनोलेइक एसिड है और डी ऑप्शन है ओलिक एसिड है। जो अनिवार्य वसायुक्त एसिड होता है क्वेश्चन नंबर 20 का सी राइट आंसर है, लिनोलेइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 20 का सी राइट आंसर है, लिनोलेनिक एसिड जो होता है ये अनिवार्य वसायुक्त एसिड के अंतर्गत आता है। जो अनिवार्य वसायुक्त वसा होता है ये क्या होता है? ये शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी पूर्ति केवल भोजन द्वारा हो सकती है। जो आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं इनकी पूर्ति हमारे भोजन द्वारा ही होती है। हमको इसको भोजन से लेना जरूरी होता है। और जो आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं ये क्या करते हैं? हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर घटाकर हृदय रोग का खतरा कम करते हैं। हमारे ब्लड में से अगर कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है? हमको हृदय रोग देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हमारे बॉडी में हम फूड के माध्यम से आवश्यक वसीय अम्लों को ले रहे होंगे, जो आवश्यक वसीय अम्ल हैं, अनिवार्य वसीय अम्ल हैं, उनको ले रहे हैं तो उससे क्या होगा? हमारे रक्त में से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटेगी और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटेगी तो हमारा जो हार्ट रहेगा वो हेल्दी रहेगा, हमको हार्ट प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेंगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा पूफा का उदाहरण नहीं है? ए ऑप्शन है ओलिक अम्ल, बी ऑप्शन है लिनोलिक अम्ल, सी ऑप्शन है लिनोलेनिक अम्ल, डी ऑप्शन है आर्किडोनिक अम्ल। जीआईसी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पूफा की फुल फॉर्म क्या होता है? पूफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, पूफा का फुल फॉर्म होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए इसमें से पूछा गया है कि कौन सा पूफा का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ए, पूफा का उदाहरण नहीं है। ओलिक अम्ल पूफा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, वनस्पति तेल अच्छे स्रोत होते हैं। ए है मोनो असंतृप्त वसीय अम्ल के, बी है पॉलिक असंतृप्त वसीय अम्ल के, सी है अनावश्यक वसीय अम्ल के, डी है मोनो एवं पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल के। क्वेश्चन नंबर 22 का बी राइट आंसर है। जो वनस्पति तेल होते हैं वो किसके अच्छे उदाहरण हैं? वो पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल के अच्छे उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, वसा घुलनशील नहीं है। ये क्वेश्चन टाइपिंग एरर है, यहाँ पे नहीं है आएगा। वसा अघुलनशील है, सॉरी क्वेश्चन सही है, वसा अघुलनशील है, यानी कि वसा किस में नहीं घुलता है? ए ऑप्शन है ईथर में नहीं घुलता है, बी ऑप्शन है पानी में नहीं घुलता है, सी ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड में नहीं घुलता है और डी ऑप्शन है क्लोराइड में नहीं घुलता है। टीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो वसा है वो अघुलनशील है, नहीं घुलता है। बी ऑप्शन है पानी में वसा नहीं घुलता है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 23 का बी राइट आंसर है कि जो वसा होता है वो पानी में अघुलनशील होता है। बाकी वसा ईथर, बेंजीन, क्लोराइड और वसा घोलकों में ये घुलनशील होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक स्वस्थ मानव में सांस लेने की औसत क्रिया बार पर मिनट होती है। एक व्यक्ति 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है? ए ऑप्शन है 20 बार लेता है,
बी ऑप्शन है 12 से 16 बार लेता है, सी ऑप्शन है 20 से 30 बार लेता है और डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का बी राइट आंसर है। जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है वो 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेता है। जब भी क्वेश्चन आया था टीजीटी 2013 में, इस क्वेश्चन में ये कन्फ्यूजन हुई थी कि जो सांस लेने की दर को लगा था कि यह जो ऑप्शन है वो गलत है, लेकिन यहाँ पे जो दिल धड़कने की बात की जो हृदय गति होती है वो 1 मिनट में कितने बार होती है, 72 बार होती है। तो लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है। तो एक व्यक्ति जो 1 मिनट में सांस लेता है वो 12 से 16 बार 1 मिनट में सांस लेता है। ठीक है। अब एक स्वस्थ मानव की औसत श्वसन दर 12 से 16 बार पर मिनट होती है, यानी कि 12 से 16 के बीच में एक व्यक्ति सांस लेता है। वो 13 बार भी ले सकता है, 12 बार, 14 बार, 15 बार, 16 बार, यानी कि 12 से 16 बार 16 के बीच में वो 1 मिनट में सांस लेता है। और जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो हम 1 मिनट में 250 ml ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं 1 मिनट में, और 220 ml कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है। 1 मिनट में हम 12 से 16 बार सांस लेते हैं, ये तो सही है, लेकिन इसके अतिरिक्त और चीज़ें भी हमें देखनी जरूरी है कि 1 मिनट में हम 250 ml ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और 220 ml कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि वसा के इस्तेमाल के विषय में आजकल क्या धारणा है। ए ऑप्शन है संक्षिप्त वसा का उपयोग करना चाहिए, बी ऑप्शन है वसा का उपयोग नहीं करना चाहिए, सी ऑप्शन है वसा का प्रयोग असंक्षिप्त वसा के रूप में करना चाहिए और डी ऑप्शन है हाई कोलेस्ट्रॉल वाला भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल वाला भोजन हम नहीं ग्रहण कर सकते। अगर हम इसको अपने आहार में अधिक लेते हैं तो हमको हृदय रोग देखने को मिलेंगे। दूसरा है कि ए ऑप्शन है कि संक्षिप्त वसा का उपयोग करना चाहिए, नहीं ये भी नहीं करना चाहिए। और वसा का उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं, अगर वसा का उपयोग नहीं करेंगे तो तब भी हमको बीमारियां देखने को मिलेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। आजकल वसा के लिए जो धारणा है वो ये है कि वसा का उपयोग असंक्षिप्त वसा के रूप में करना चाहिए, यानी कि हमको जैतून के तेल का, सोयाबीन के तेल का और इन चीज़ों का हमें उपयोग करना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है। ए है ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल बनता है, बी ऑप्शन है एक्रोलिन बनता है, सी ऑप्शन है निलोनिक बनता है और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 का बी राइट आंसर है कि अगर जब हम वसा को अधिक गर्म करते हैं तो उसके बाद बी ऑप्शन एक्रोलिक अधिक बनता है। और एक्रोलिक जो होता है ये हमारे आँखों के लिए और हमारे गले के लिए हानिकारक होता है, ये एक हानिकारक पदार्थ है। और जब हम एक्रोलिक युक्त वसा का ग्रहण करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे गले में खराश देखने को हमको मिलती है और ऐसा लगता है कि जैसे गले में कफ बन गई है। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का वो है बी। अगर हम वसा को देर तक गर्म करते हैं, लंबे टाइम तक गर्म करते हैं, तो उसमें बी ऑप्शन एक्रोलिक युक्त जो हानिकारक पदार्थ बनता है। वसा या तेल को अगर अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है जिसे एक्रोलिन या प्रोपेनल 2 के नाम से भी जाना जाता है। जो एक्रोलिन होता है इसको हम प्रोपेनल 2 के नाम से भी जाना जाता है। एक्रोलिन बाह्य वातावरण तथा भोजन में पाया जाने वाला एक यौगिक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है वसा की कमी से निम्न रोग हो जाता है। जब हमारे आहार में वसा की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है डायबिटीज़ रोग होता है, बी ऑप्शन है फाइनोडर्मा होता है, सी ऑप्शन है मोटापा होता है और डी ऑप्शन है क्वाशियोर्कर होता है। तो जो क्वेश्चन है उसमें देखा है कि वसा की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। वसा की कमी से फाइनोडर्मा रोग होता है। वसा की अधिकता जब होगी तब मोटापा देखने को मिलेगा, लेकिन वसा की कमी से क्या होता है, फाइनोडर्मा रोग होता है। और फाइनोडर्मा रोग क्या होता है, त्वचा से संबंधित होता है। ठीक है। त्वचा से संबंधित होगा, जिसको भी फाइनोडर्मा हो रहा है उसकी त्वचा रूखी सूखी खुरदुरी देखने को मिलेगी और इसको हम टोन्ड स्किन बोलते हैं। टोन्ड स्किन मीन्स कि कछुए की तरह त्वचा देखने को मिलती है। तो वसा की कमी से फाइनोडर्मा रोग देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27 का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर
28 है, वसा का रासायनिक नाम है। ए है ट्राइग्लिसराइड है, बी ऑप्शन है वसीय अम्ल है, सी ऑप्शन है पॉमेटिक एसिड है, डी ऑप्शन है ऑलिक एसिड है। तो जो वसा का रासायनिक नाम होता है, वसा का रासायनिक नाम क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड होता है। ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 का सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, गुड वसा है। ए ऑप्शन है HDl, बी ऑप्शन है LDl, सी ऑप्शन है VLDl और डी ऑप्शन है ऑल। तो जो हमारे लिए गुड वसा होती है, अच्छा वसा होता है, वो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए HDl, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होती है, जो हमारी नलिकाओं में VLDl जम जाता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जम जाता है, उसको हटाने का काम करता है HDl। और VLDl क्या होता है? VLDl होता है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, और LDL भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। और जो हमारे लिए अच्छा वसा होता है वो होता है HDl, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसमें प्रोटीन और लिपिड की मात्रा जो होती है वो समान होती है, और ये हमारे लिए अच्छा होता है। ये हमारे बॉडी में कहीं पे भी ब्लॉकेज हो रहा है तो उसको हटाने का काम करता है HDl। तो इसका जो राइट आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 29 का वो है ए, राइट आंसर है। इससे पहले क्वेश्चंस में नेट में पूछा गया है VLDL की फुल फॉर्म। VLDL क्या होता है? वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और LDL की फॉर्म होती है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। HDL की फुल फॉर्म होती है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ओके। क्वेश्चन नंबर 30 है, पाचन के बाद वसा किस में टूटता है? ए ऑप्शन है ए अणु और ग्लिसरॉल में, बी ऑप्शन है 3 अणु और वसीय अम्ल में, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों में, और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो पाचन के बाद वसा टूटता है, सी ऑप्शन इसका राइट है, ए और बी दोनों। पाचन के बाद वसा 1 अणु ग्लिसरॉल और 3 अणु फैटी एसिड में टूटता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर सी सही है, कि ए और बी दोनों सही हैं। जब वसा का पाचन हो जाता है तो वसा 1 अणु ग्लिसरॉल और 3 अणु वसीय अम्ल में टूटता है। तो हमारा आज जो हमने क्वेश्चन देखे, 30 क्वेश्चन देखे, और वसा से संबंधित जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रह चुके हैं वो क्वेश्चन देखे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सेल्फ मेड थे, मैंने खुद बनाए थे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।